मैच की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का रोना धोना शुरू हो गया है और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर आईसीसी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान की टीम भारत के साथ अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगी। सोचिए, ये तो वही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 14 सितंबर को हुए एशिया कप के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को अपनी सेना के जवानों को समर्पित करते हैं और भारत का एक खिलाड़ी पहलगांव के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को इतनी बुरी लगी कि अब वो नए नए आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि इस मैच के रेफरी ने खेल भावना का मजाक बनाया है। इस मैच रेफरी का नाम है एंडी पॉयकॉफ्ट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का यह कहना है कि जब इस मैच से पहले टॉस हुआ था तब मैच रेफरी एंडी पॉयकॉफ्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कप्तानों से यह कहा था कि वो टॉस के दौरान एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और इसके पीछे वजह यह थी कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से पहले ही इनकार कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की है और वो मैच रेफरी और भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें खेल भावना का अपमान करने के लिए दोषी माना जाए, ऐसी गुजारिश लगा रहा है। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान भारत के साथ अपना अगला मैच नहीं खेलेगा, यानी वो बॉयकॉट करने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस मैच के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कई जगहों पर खुलकर बहिष्कार किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब देश में लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि कल भारत पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ और कैसे भारत इस मैच को जीत गया, धो डाला। ये बात नहीं हो रही है। ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कल का मैच नहीं देखा, मैंने मैच नहीं देखा। अनेकों लोगों ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। सोशल मीडिया पर कई लोग गर्व के साथ बता रहे हैं कि वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने इस मैच का बहिष्कार किया और पहली बार ऐसा हुआ जब इसकी व्यूअरशिप और मैच के टिकट्स बेचना मुश्किल था। ये मैच दुबई में खेला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैच की जो शुरुआती जानकारी थी उसमें बताया गया कि आधी टिकट्स की ही बिक्री हुई है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ी टिकट्स की बिक्री तो बनी। लेकिन स्थिति यह है कि इस मैच की जिस टिकट की कीमत सबसे कम 12,000 रुपए थी उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 8,000 रुपया कर दिया। मतलब उन्हें टिकटों की कीमत घटानी पड़ी ताकि लोग उसे खरीदें। लेकिन फिर भी इस मैच को देखने ज्यादा लोग नहीं आए। मैच में खाली सीटें लगातार दिख रही थी, जैसा कि आप इस वक्त भी देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया पाकिस्तान मैच था। यहाँ एक सवाल ये भी है कि आप बीसीसीआई का क्या कीजिएगा। लोगों ने तो बहिष्कार किया, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स इसीलिए कराए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फायदा दिलाया जा सके। एशियन कप है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसमें ये एशिया कप होता है। जैसे आज भी एशिया कप से जितनी भी कमाई होती है उसमें भारत का बीसीसीआई अपनी हिस्सेदारी नहीं रखता, बल्कि हम ये पैसा किसको देते हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड में बांट देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बीसीसीआई यहाँ छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इस एशिया कप से पैसे कमाने का पूरा मौका देता है और इनमें भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा हिस्सा मिलता है। साल 2023 के एशिया कप से पाकिस्तान ने लगभग 300 करोड़ रुपए कमाए थे और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये पाकिस्तान के मीडिया का अनुमान है। और इसीलिए आज आप खुद सोचिए कि अगर बीसीसीआई इस बार एशिया कप का बहिष्कार कर देता तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कितनी बुरी हालत होती। इस वक्त पीसीबी की हालत यह है कि इसी साल मई 2025 में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और इस दौरान पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो इस सीरीज के लिए डीआरएस की सुविधा का इंतजाम कर सके और इस पर पैसे खर्च कर सके। इसके अलावा इसी साल दुबई में जब भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था तब भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने वीवीआईपी बॉक्स की टिकट्स को इसलिए बेच दिया था ताकि वो कुछ पैसा कमा पाए और उससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कितनी कंगाली में इस वक्त जी रहा है। और अगर हम एशिया कप खेलने से इनकार कर देते तो उसे भारी नुकसान होता। ऐसी स्थिति भी हो सकती थी कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास मदद मांगने के लिए जाता, लेकिन बीसीसीआई ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और अब यह बताया जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, बस इस बात का प्रचार हो रहा है।
इस बात पर वाहवाही हो रही है। उन लोगों को जवाब कौन देगा जिन्होंने पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए इस मैच को नहीं देखा? जब इस देश का आम आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो इस दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और इस बात का जवाब कौन देगा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो बंदूक और बल्ला क्यों एक साथ चलेगा? इस मुद्दे पर जब भी बहस होती है तो कहा जाता है कि खेल को खेल की तरह देखिए, लेकिन हम भी कहते हैं कि शहादत को शहादत की तरह समझिए। और याद रखिए कि इस देश के लोग अगर इस मैच का बहिष्कार कर सकते हैं तो ये भी समझते हैं कि ये मैच हुआ क्यों है और इसे रोका क्यों नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत एशिया कप का बहिष्कार कर देता तो ये दुनिया की पहली ऐसी अनोखी घटना हो जाती। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को उसके देश की रंगभेद की नीति के कारण आईसीसी से 21 सालों के लिए बैन कर दिया गया था, रंगभेद की नीति के लिए, अपार्थाइड के खिलाफ। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिण अफ्रीका अलग थलग पड़ गया था। इसी तरह जब इजराइल मुस्लिम देशों के बीच विवाद हुआ तब फुटबॉल की कई अलग अलग प्रतियोगिताओं में अरब के मुस्लिम देशों ने इजराइल पर बैन लगा दिया। खुद इजराइल ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाकर इन देशों के साथ खेलने से इनकार किया। फिलिस्तीन की टीम का भी अलग अलग मंचों पर विरोध हुआ। और अब रशिया को देख लीजिए, पिछले साल हुए पेरिस ओलंपिक्स में यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया के खिलाड़ी अपने देश के नाम और झंडे के साथ नहीं खेल पाए थे। और इससे पहले भी चाइना ने कई सालों तक इसलिए ओलंपिक खेलों का विरोध किया क्योंकि चीन को असली चाइना की मान्यता नहीं मिली थी। और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर बीसीसीआई के पास यह विकल्प था कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर बीसीसीआई ऐसा करता तो हमारे सारे खिलाड़ी इस बहिष्कार का पालन करते। लेकिन कड़वा सच यही है कि चाहे करगिल का युद्ध हो, 2001 का संसद हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, 2019 का पुलवामा हमला हो या 2025 का पहलगाम हमला, हमारा एक ही सुर रहता है कि हम तो खेलेंगे। हर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट, एशिया कप में मैच खेला है और अब भी बीसीसीआई वही कर रहा है, यानी वही पुराना तरीका है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद से अगर अभी तक आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 10 बार मैचेस खेले जा चुके हैं और वो भी ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना बंद नहीं किया है। हर बार हमला होता है, हर बार हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच जाकर खेल लेते हैं और खेल को खेल ही रहने दिया जाए वाला सुर नाप लेते हैं। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि बस अब इसे बंद कीजिए, क्योंकि अब देश की जनता भी ये मैच नहीं देखना चाहती है। और आप जो ये कहते हैं ना कि हम क्या करें, लोग कितने भी खिलाफ में बोल रहे हैं, मैच तो सारे देखेंगे, घर में बैठ के देखेंगे। अगर अब वो रेटिंग कम आ रही है, व्यूअरशिप कम आ रही है, अगर लोग टिकट कम खरीद रहे हैं तो इसमें एक संकेत है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत ने तो पाकिस्तान के साथ ये मैच खेल लिया, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भी भारत के खिलाफ अपने साजिश के खेल को बंद नहीं किया। ये खबर जरूर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में जिन 9 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया था, उनमें से पंजाब प्रांत के मुरीद के कैंप का लश्कर ने फिर से निर्माण शुरू करा दिया है। तो जो लोग इस क्रिकेट मैच के समर्थन में खड़े हो रहे हैं वो इस खेल को भी जरूर देखें जो पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है। 4 सितंबर तक इस कैंप के ध्वस्त हो चुके भवन का मलबा हटा दिया गया है और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ ट्रेनर मौलाना अबू जार और कमांडर यूनुस शाह बुखारी की निगरानी में इस कैंप को फिर से बनाया जा रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद इस कैंप को बनाने के लिए सरकार से पैसा दिलवा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग और आतंकवादी मारे गए थे, जिनके लिए पाकिस्तान की सरकार ने 1-1 करोड़ के हिसाब से मसूद अजहर को कुल 14 करोड़ रुपए दिए। और ये पैसा भी अब मसूद अजहर इस मुरीद के कैंप के पुनर्निर्माण पर ही खर्च कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस कानून के सभी प्रावधानों को गलत नहीं मानता और इसीलिए इस कानून पर स्टे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जिन 3 प्रावधानों में संविधान के उल्लंघन का मुद्दा बनता है, उन प्रावधानों पर अंतरिम रोक आज से लागू रहेगी। इनमें वो प्रावधान भी शामिल है जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा टकराव हुआ था। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चलकर कुछ समझाती हूं, क्योंकि कई इस मुद्दे पर अगर आपको याद हो कई सारी डिबेट्स हमने की, बहुत सारी चर्चाएं हुई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की गई। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, वक्फ कानून का जो प्रावधान है, वक्फ में दान देने वाला कम से कम 5 साल से मुसलमान हो, इसी को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे।
नए वक्फ कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान में दे रहा है उसे इस्लाम धर्म को अपनाए कम से कम 5 साल पूरे हों। तो सवाल पूछा जा रहा था कि ये प्रूफ कैसे करेगा, और यही विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों को अंतिम रूप देने तक ये शर्त मान्य नहीं होगी। जब तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है तब तक ये शर्त को नहीं माना जाएगा। अगला, केंद्र सरकार ने जब नए वक्फ कानून में इस धारा को जोड़ा था तब उसने कहा था कि गैर मुसलमानों को वाकिफ बनाकर उनसे वक्फ के लिए संपत्ति दान में लेना सही नहीं है, और यह भी कहा गया था कि इस नए प्रावधान से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी जिनके कारण गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाकर उनसे वक्फ के लिए संपत्ति दान में ली जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम नियम बनने तक इस शर्त को फिलहाल हटा दिया है। और अब हम बात करेंगे दिल्ली में हुए उस हादसे की जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। एक भीषण सड़क हादसा जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, डेप्यूटी सेक्रेटरी की मौत हो गई। कल धौला कुआं और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर बुरी तरह से घायल हो गई। नवजोत सिंह और संदीप कौर मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। यह हादसा कल दोपहर करीब 3 बजे धौला कुआं मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक नवजोत की बाइक को जिस बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी वो तेज रफ्तार से चल रही थी, और इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें समझ में आता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ये वीडियो एक राहगीर ने बनाया जो सड़क से उस वक्त गुजर रहा था। अपनी गाड़ी से ही ऐसा लगता है कि वीडियो बना रहे हैं। फिर एक और वीडियो किसी ने बनाई है, देखिए कार से ही गुजरता हुआ ये शख्स वीडियो बना रहा है। उसके बगल में बीएमडब्ल्यू कार पलटी हुई है। कुछ लोग कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर नवजोत सिंह नजर आते हैं और जो बेहोश पड़े हैं, और थोड़ी और दूरी पर उनकी पत्नी भी बेहोशी की हालत में नजर आती है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कार और बाइक की टक्कर में कार कैसे पलट गई। तो ये समझाने के लिए हम इस हादसे का एक एआई वीडियो हमने बनवाया है। इससे आप समझ पाएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमडब्ल्यू कार काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। उस वक्त सड़क पर कुछ ट्रैफिक भी था। रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित हो गई थी और सबसे पहले उसने मोटरसाइकिल सवार नवजोत और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। इसके बाद यह कार पास से गुजर रही एक डीटीसी बस से टकराई और फिर यह कार पलट गई। पहले उन्होंने बाइक सवार दोनों को मारा, उसके बाद से ये गाड़ी वहां रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी और बस से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू कार एक महिला चला रही थी जिसका नाम है गगनप्रीत कौर। हादसे के वक्त गगनप्रीत कौर अपने पति के साथ थी और इन दोनों को भी चोटें आई हैं। इस वक्त मैं धौला कुआं इलाके में मौजूद हूं और हमारे सामने ये जो पिलर नंबर 67 देख पा रहे हैं आप, यहीं पर नवजोत जब अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ जा रहे थे बाइक से, तभी पीछे से बीएमडब्ल्यू कार ने तेज रफ्तार से जो बीएमडब्ल्यू कार आ रही थी उसने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू जो कार है वो एक बस से जा टकराई और बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए। जो कार में सवार गगनदीप नाम की महिला जो गाड़ी चला रही थी, उसका पति, दोनों सवार थे, वो भी मामूली रूप से इंजर्ड हो। हादसे में नवजोत सिंह की मौत में कुछ पेच ऐसे हैं जिसने इस मामले को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नवजोत सिंह की पत्नी का आरोप यह है कि हादसे के बाद उनके पति की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनको बचाने के बजाय उनको मारने की साजिश की गई। साजिश का यह आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि नवजोत सिंह को हादसे के बाद पास के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय करीब 20 किलोमीटर दूर के एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप ये देखिए कि हादसा धौला कुआं में हुआ और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच हुआ, और यहां से नवजोत सिंह, उनकी पत्नी संदीप कौर और बीएमडब्ल्यू कार चालक गगनप्रीत कौर को घायल हालात में करीब 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, न्यू लाइफ, मतलब तमाम बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, सफदरजंग सब इधर मिल सकते थे, उन सब को छोड़कर न्यू लाइफ अस्पताल करीब 20 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे के बाद पीड़ितों को पास के ही किसी अस्पताल में जल्दी से जल्दी भर्ती कराना चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह को 1 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाया
पहले गाड़ी में टक्कर मारी, उनके पहले बाइक में टक्कर मारी, उनकी ये हालत की और उसके बाद गाड़ी में लेकर घुमाते रहे। ये देखिए, ये वो हॉस्पिटल है। नवजोत के पास शायद इतना समय नहीं था, इसीलिए अस्पताल पहुंचने से पहले बताया जा रहा है कि अस्पताल जब वो पहुंचे उसके बाद से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में BMW कार चालक गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। गगनप्रीत को उसी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां जाने की जिद की वजह से नवजोत नहीं बच पाए। गगनप्रीत ने पुलिस को बताया है कि उसने न्यू लाइफ अस्पताल को इसलिए चुना क्योंकि उसने कोविड के दौरान अपनी बेटी का इलाज भी इसी अस्पताल में करवाया था, जबकि जानकारी ये मिल रही है कि अस्पताल गगनप्रीत के किसी रिश्तेदार का है। उसे लगा कि जो वहां पर मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जिनके आधार पर फिर रोड एक्सीडेंट में कार्रवाई पुलिस आगे करेगी, उन सब में उनको वहां पर मदद मिल जाएगी। इसके अलावा गगनप्रीत ने बताया कि हादसे के वक्त कार में उनके पति, बेटा, बेटी, बच्चों की केयर टेकर सब मौजूद थी और उन्हें भी चोट आई है। अब सोचिए कार में कितने लोग थे, क्योंकि आप वो वीडियो देख रहे होंगे जब कार पलटी हुई है, सबको पीछे से निकाला जा रहा है। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ने गगनप्रीत पर भारतीय न्याय संहिता के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाना, गैर इरादतन हत्या, सबूतों को गायब करना, अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देने से संबंधित धाराएं लगाई हैं। और आखिर में आज की एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा से जुड़े मामलों में क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई थी, जिसने अपनी जांच में वंतारा पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं माना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के फैसले में कहा है कि वंतारा में लाए गए जानवरों की खरीद नियमों के दायरे में हुई। अदालत ने यह भी कहा है कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट पर भरोसा करे। 3000 एकड़ में फैला 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए और लुप्त होते जानवरों का घर है वंतारा, एक ऐसा वन जो पशु बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। गुजरात के जामनगर जिले में बना वंतारा उस वक्त विवादों में आया जब कोल्हापुर के मठ की एक हथनी यहां शिफ्ट होती है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है।